हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में जो है मैंने सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से भारतीय काव्य शास्त्र के सभी आचार्यों को जो है मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है उसी से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, जो आपको प्रश्न नहीं पता है उनको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा वीडियो देख के। और जो है आप लोग सही आंसर टिक लगा लेंगे और पीडीएफ आपके पास रहेगा तो आप लोग रिविज़न करते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में असंगत बताइए। ठीक है, प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कथनों में असंगत बताइए या नाट्यशास्त्र के संबंध में असंगत बताना है आप सभी को। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए है आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। ऑप्शन बी है नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय तथा 7000 श्लोक हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण 10 दोष 4 अलंकार का निरूपण किया है या निरूपण है। डी ऑप्शन है हमारा भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको एक साथ कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से मैंने ये सोचकर जो है मैंने ये प्रश्न बनाया है ऐसे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, बिल्कुल सही है, तथा 7000 श्लोक है। 7000 नहीं 5000 है। ठीक है, 5000 श्लोक हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 7000, बस ये थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक है। 7000 श्लोक नहीं है, 5000 श्लोक है नाट्यशास्त्र में। ठीक है, बाकी आप लोग सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है भरत मुनि का, उसके बारे में जो है सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पे। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखेंगे दूसरा प्रश्न, किस आचार्य के पिता का नाम रकरील गोमी था। रकरील होगा यहाँ पे, रकील नहीं, रकरील। ठीक है, किस आचार्य के पिता का नाम रकलील गोमी था। भामा का, वामन, दंडी या उद्भट का। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, याद रखिएगा आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भामा। ठीक है, भामा के पिता का नाम था रकरील गोमी। ठीक है, देखेंगे तीसरा प्रश्न जो है हमारा, भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत के संदर्भ में संगत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है भामा के काव्य सिद्धांतों के बारे में जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे संगत नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना। ऑप्शन बी है 10 विध काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। ऑप्शन सी है रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन। डी ऑप्शन है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य नहीं होना। राइट आंसर क्या होगा। इस तरह से आप सभी को पता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ठीक है, तो आजकल जो है प्रश्न जो है बड़े बनाए जा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर प्रश्न जो है आजकल बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन खुद से भी बनाया करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं कंटेंट तो वहाँ से अपने आप जो है प्रश्नों को बनाया करिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य नहीं होना नहीं होगा, काव्य होना होगा। ठीक है, नहीं काट दीजिए, काव्य होना सही होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती करी है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ही पकड़ पाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, ये सारे सिद्धांत हैं भामा का। ठीक है, आचार्य भामा का। तो ठीक है, इनका जो है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये जो है संगत नहीं है। ठीक है, शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना होता है, ना कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किस आचार्य ने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति को पारस्परिक तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया है। आपको बताना है किस आचार्य ने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति को पारस्परिक तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
यहाँ पे जो है पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ। किस आचार्य ने वैदर्भी तथा रीति के पारस्परिक अंतर, ठीक है, पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया है तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी, ठीक है ना, आचार्य दंडी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस आचार्य का समय 10वीं सदी के उत्तरार्ध नहीं स्वीकार किया गया है? आपको बताना है इनमें से किस आचार्य का जो है समय 10वीं सदी के उत्तरार्ध नहीं स्वीकार किया गया है। कंटेंट की क्लास में हमने आप सभी को बताया था कि इसमें जो है जो भी संस्कृत के जो आचार्य हैं भारतीय काव्य शास्त्र के, उनका जो है समय सीमा आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा कि किसका जो समय है 10वीं सदी माना गया है, किसका 11वीं माना गया है, 9वीं किसका माना गया है, ठीक है ना। तो अलग से इनको ज़रूर आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन, ठीक है। आनंद वर्धन का जो समय सीमा माना गया है वो 10वीं सदी का उत्तरार्ध नहीं है, 9वीं सदी का है, ठीक है, 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ पर किस नाम से टीका लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अभिनव गुप्त आचार्य ने नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि का ग्रंथ है, मूल ग्रंथ जो है भरत मुनि का है, इस ग्रंथ पर अभिनव गुप्त ने किस नाम से टीका लिखा है, ठीक है। अभिनव भारती नाम से, लोचन नाम से, काव्य कौतुक विवरण से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भारती, ठीक है ना। अभिनव भारती नाम से जो है अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र पर टीका लिखा था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? ध्वन्यालोक जो है आनंद वर्धन का ग्रंथ है। इस पर जो है अभिनव गुप्त ने लोचन नाम से जो है टीका लिखा है, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन में जो ये लोचन है ना, लोचन नाम से जो है इन्होंने किस ग्रंथ पे टीका लिखा था? तो ध्यान रखिएगा ध्वन्यालोक पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को रत्नतंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है? आपको बताना है किस ग्रंथ को रत्नतंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट आंसर हो जाएगा तंत्रालोक, ठीक है, तंत्रालोक हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र के संदर्भ में असंगत बताइए। आचार्य क्षेमेंद्र के संदर्भ में जो है आप सभी को असंगत बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है, क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन बी है, इनके शिष्य गुरु अभिनव गुप्त थे। सी ऑप्शन है, इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन डी है, इनकी रचना औचित्य विचार चर्चा है। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा असंगत है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है, ये गलत है। 11वीं सदी का उत्तरार्ध नहीं है, 11वीं होगा, ठीक है। 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है, ना कि 10वीं सदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि कंठाभरण सुवृत तिलक दशावतार चरित्र ग्रंथ किस आचार्य के हैं? यानी कि आपको बताना है कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक और दशावतार, ये सभी ग्रंथ किसके हैं, किस आचार्य के हैं? जयदेव के हैं, शारदा तनय का है, क्षेमेंद्र का है, या हेमचंद्र का है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र, ठीक है। ये सभी रचना जो है ग्रंथ, रचना कह लीजिए या ग्रंथ कह लीजिए, ये जो है सभी रचना क्षेमेंद्र का है, ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में कौन सी रचना अप्पय दीक्षित का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना अप्पय दीक्षित का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा एकावली। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। एकावली जो है अप्पय दीक्षित की रचना नहीं है, विद्याधर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो रचना है एकावली वो विद्याधर का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं वृत्तिवर्तिका, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद, कुवलयमाला, यहाँ पे जो है 1 मिनट आप होल्ड करेंगे। कुवलयानंद होगा। ठीक है, कुवलया यहाँ पे म है ना, कुवलयानंद है। ठीक है, ये तीनों रचनाएं जो है अप्पय दीक्षित का है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलंकार रत्नाकर किसका ग्रंथ है? अब आपको बताना है अलंकार रत्नाकर किसका ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा शोभाकार मित्र का। ठीक है, अलंकार रत्नाकर जो ग्रंथ है वो है शोभाकार मित्र का। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र किसके गुरु थे? आपको बताना है हेमचंद्र किसके गुरु थे। राजा कुमारपाल के, राजा कृष्णपाल के, या जगन्नाथ के, या विद्याधर के। हेमचंद्र किसके गुरु थे? हेमचंद्र के कौन कौन से जो है शिष्य थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रामचंद्र तथा गुड़चंद। ठीक है, रामचंद्र और गुड़चंद जो है हेमचंद्र के शिष्य थे। ओके, और जो रामचंद्र और गुड़चंद जो इनके जो शिष्य हैं, इन दोनों के संगत से जो है एक रचना मिलता है, नाट्य दर्पण। ठीक है, तो आप पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नाट्य दर्पण जो रचना है वो रामचंद्र और गुड़चंद्र का है। ठीक है, बाकी हेमचंद्र की रचना का नाम है काव्यानुशासन। ठीक है, हेमचंद के गुरु कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजा कुमारपाल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, आचार्य मम्मट ने वो कौन से 3 गुण जो माने हैं वो कौन कौन सा है, उनका नाम मुझे टाइप करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10, 8, 9, 7। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो ध्यान रखिएगा, भरत मुनि ने जो है काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? आपको बताना है आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, 20 गुण हैं। किसके अनुसार? तो ध्यान रखिएगा, आचार्य वामन के अनुसार। अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आपको बताना है औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं या कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य क्षेमेंद्र। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? आपको बताना है मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आचार्य ने किया था या किसने किया था? भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने? राइट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन ने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? आपको बताना है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा अनुमानवाद। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, अनुमानवाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? आपको बताना है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किस आचार्य ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, अभिनव गुप्त। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त, बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? आपको बताना है भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। राइट आंसर होगा यहाँ पे सांख्य दर्शन, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप लोग काट दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सांख्य दर्शन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा सांख्य दर्शन पे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा शंकुक, है ना, शंकुक, श्री शंकुक राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा को अनुमतिवाद किसने वक्तव्य पर आधारित है? किसके वक्तव्य पर आधारित है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमतिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा शंकुक, शंकुक हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमतिवाद या भुक्तिवाद? भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है या किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुमतिवाद, है ना, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, अनुमतिवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भट्ट लोलट, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, भट्ट लोलट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद संप्रदाय के हैं या शंकुक अनुमतिवाद संप्रदाय के हैं, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद? इनमें से आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट
जो है भुक्तिवाद संप्रदाय के नहीं है। भुक्तिवाद संप्रदाय के कौन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भट्ट नायक हैं, ठीक है, भट्ट नायक, ठीक है। बाकी मम्मट तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था ध्वनि संप्रदाय के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे। भट्ट लोलर जो है उत्पत्तिवाद संप्रदाय के हैं, शंकुक अनुमतिवाद के हैं, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है, वो कौन है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाट्यशास्त्र के रचयिता या प्रेरता कौन है। नाट्यशास्त्र के रचयिता या प्रेरता कौन माने जाते हैं। आसान है बिल्कुल, आचार्य भरत मुनि, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। यहाँ पे जो है सॉरी, काव्य के संप्रदाय दिए गए हैं, कौन सबसे पहले संप्रदाय आएगा और कौन बाद में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से ऑप्शन को देखिए, फिर मैं बताती हूँ। देखिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। पहले रस संप्रदाय, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। अब यहाँ पे आप सभी को पता होगा रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो भरत मुनि हैं, ठीक है। अलंकार संप्रदाय के तो भामा हो जाएंगे, और रीति संप्रदाय के वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय के हो जाएंगे आनंद वर्धन, है ना, सॉरी वक्रोक्ति संप्रदाय के जो है यहाँ पे एक मिनट, हाँ जी देखेंगे, रस संप्रदाय के तो हो गए भरत मुनि, और अलंकार संप्रदाय के हो गए भामा, रीति संप्रदाय के हो गए वामन, ठीक है, वामन होंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो होंगे वो होंगे कुंतक, ठीक है ना, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक होंगे। और ध्वनि संप्रदाय के हो जाएंगे प्रवर्तक आनंद वर्धन, और औचित्य संप्रदाय के हो जाएंगे प्रवर्तक क्षेमेंद्र, ठीक है। तो ये है क्रम, आप लोग इस तरह से जो है प्रश्न बहुत आते हैं, तो क्रम वाइज जो है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सभी जो मैंने अभी इन सभी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम जो बताया, उन सभी का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मिलान के लिए वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने अलग से भी प्रैक्टिस सेट से मैंने लिया है और कुछ मैंने अपना खुद बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा गया है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्त जीवितम की भूमिका के लेखक कौन है। वक्रोक्त जीवितम की भूमिका के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वक्रोक्त जीवितम की भूमिका यहाँ पे पूछा जा रहा है, नगेंद्र होंगे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक या आचार्य इनमें से कौन है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक या आचार्य कौन माने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा क्षेमेंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस आचार्य ने औचित्य का संबंध रस से स्थापित किया था। क्वेश्चन कैसे हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले किस आचार्य ने औचित्य का संबंध रस से स्थापित किया था, राइट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा आनंद वर्धन,
देखेंगे अगला प्रश्न, औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, औचित्यवाद पूछे तभी क्षेमेंद्र होंगे, और औचित्य विचार चर्चा, ठीक है, ये भी क्षेमेंद्र का ही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उतितस्य च यो भावसत दौचित्यम किसने कहा है? यह पंक्ति जो है किसने कहा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, क्षेमेंद्र का है, क्षेमेंद्र ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम में कितने प्रकार के औचित्य की व्याख्या की है? आपको बताना है आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में कितने प्रकार के औचित्य की व्याख्या की है? राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा 2। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? आपको बताना है आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, 27 भेदों का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है, यह किसने कहा है? लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा भामा का। ठीक है, भामा का है, या भामा नहीं होगा, भामा का होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? आनंदवर्धन ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 भेदों का उल्लेख किया है आनंदवर्धन ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस आचार्य ने भरत मुनि से लेकर भोजराज तक लगभग 1200 वर्षों के समस्त अलंकार शास्त्रीय चिंतन को सार रूप में प्रस्तुत कर दिया है? वो आचार्य कौन है? राइट आंसर क्या होगा? और आज का लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रुयक ने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहीं तक था प्रश्न। ठीक है, टोटल जो है 41 क्वेश्चन को मैंने लिया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी इसका लाऊंगी मैं, क्योंकि एक ही क्लास में जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएं, क्लास लंबी हो जाती है ना, तो आप लोग भी उतने देख नहीं पाते हो, बोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ पढ़ाई में कोई बोरियत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आधा आपने देखा, लंबा वीडियो है तो आपने आधा देखा, थोड़ी देर बाद आपको जब टाइम मिले देख लो, है ना, क्योंकि सिलेबस में है आपको पढ़ना तो है ही, एग्ज़ाम तो निकालना है ही, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और जो है मैं हमेशा कहती हूँ आप सभी से कि 80% आपको जो है याद होना चाहिए। ठीक है, 80% आपको चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं वो याद होनी चाहिए, क्योंकि तुक्का लगाने से जो है सारे प्रश्न सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह जो है अपना आप लोग साथ बनाए रखिएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं।